कहते हैं क्रिस्टोफर नोलन को इंसेप्शन की कहानी लिखने में 8 साल लगे थे, तो ऐसे में हमें ये फिल्म इतनी आसानी से तो समझ में नहीं आएगी। इंसेप्शन को समझने के लिए आपको 3 बातों को समझना जरूरी है। पहले, यहाँ पर आपके सपनों में कोई घुस सकता है और वो आपके दिमाग के आइडियाज चुरा सकता है। दूसरी चीज है टाइम, यानी जब आप रियल लाइफ में सो रहे हैं, अगर आपने 10 घंटे की नींद ली है तो उस दौरान आप अपने सपने में 1 हफ्ता बिता देंगे। अगर आप नेक्स्ट लेयर में जाते हैं, यानी कि उसी सपने में सो जाते हैं और दूसरा सपना देखते हैं, तो ये टाइम हो जाएगा 6 महीने। इसी तरह से दूसरे सपने में भी अगर आप सो गए और आपने तीसरा सपना देखना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब होगा अब आपको वहां पर उसी रेशियो में बहुत टाइम बिताना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको वहां पे सालों बिताने पड़े। इन वजहों से ही ये टेक्नोलॉजी थोड़ी रिस्की है। मतलब अगर आपने बहुत ज्यादा सपनों के अंदर सपने जा के देख लिए तो आपके दिमाग की बैंड बज जाएगी। जब आप रियल लाइफ में आंखें खोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये सच है कि सपना है। तो ये वाली फीलिंग ना आए और आप अपनी जिंदगी पर कॉन्सेंट्रेट कर सकें, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी से दूर रहना ज्यादा फायदेमंद है। मगर हमारी जो कहानी के लीड कैरेक्टर हैं, वो यही काम करते हैं। वो दूसरों के सपनों में जाते हैं और वहां से आइडियाज चुरा कर लाते हैं। आप इन्हें कॉर्पोरेट जासूस कह सकते हैं। तीसरी बात जो आपको इस फिल्म को समझने के लिए जरूरी है, वो है टेक्नोलॉजी। ये लोग अपनी कलाइयों पर कुछ तारे लगाते हैं और सपनों में चले जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया गया था वैसे तो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए, मतलब जो सोल्जर्स हैं वो सपनों में जाएं, वहां पर मरें, मारें, लड़ें और अपने आप को मजबूत करें। हुआ वही जो अंकल पीटर ने स्पाइडरमैन से कहा था, विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सरकार से ये जिम्मेदारी निभाई नहीं गई और ये टेक्नोलॉजी लीक हो गई आम लोगों के बीच। अब कुछ इसका इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने के लिए, वहीं कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सपने बेचने के लिए। लोगों को दिन के वक्त सुला देते हैं और वही लोग जो आमतौर पे गरीब हैं, जिनके पास बेहतर जिंदगी जीने का और कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने सपनों को नशे की तरह इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। आमतौर पर आपका सपना बस आपको ही नजर आता है, लेकिन अगर आप इस टेक्नोलॉजी के थ्रू सपना देखेंगे तो आप अपने ड्रीम को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। यानी कि आप साथ में सोएंगे, मतलब वैसा कुछ नहीं, साथ में सोएंगे, अपने हाथों में, अपनी कलाइयों में कुछ तारे बांधेंगे, इस टेक्नोलॉजी को ऑन करेंगे, चाहे तो सेडेटिव लेंगे और गहरी नींद में चले जाएंगे। अब आप जब सोकर सपना देख रहे हैं तो उस सपने में वो शख्स है जो आपके साथ साथ तार लगाकर सो रहा है। अब आते हैं फिल्म की कहानी पर। डॉम कॉब और उसका पार्टनर आर्थर कॉर्पोरेट जासूसी का काम करते हैं। ये सपनों के अंदर सपनों की स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए किसी के दिमाग से उसके आइडियाज चुराते हैं। ये एक इलीगल काम है। ये किसी को ड्रग देकर सुला देते हैं और खुद भी साथ में नींद की दवा लेकर सो जाते हैं। इनके बीच तारों का एक कनेक्शन होता है जिसके थ्रू ये एक ही सपने का हिस्सा बन जाते हैं। ये शेयर ड्रीमिंग कहलाती है। इन ड्रीम एक्सपर्ट्स के पास अपना पर्सनल एक आइटम होता है जिसके बारे में सिर्फ ये जानते हैं। इस आइटम को टोटम कहा जाता है। कॉप का जो टोटम है वो एक स्पिनिंग व्हील है। आप इसे लट्टू कह सकते हैं या फिर फिरकी भी कहा जा सकता है। सपने के दौरान ये जब भी इस व्हील को घुमाता है, ये थोड़ी देर घूमने के बाद गिरता नहीं है, लगातार घूमता ही चला जाता है। मगर जब रियल लाइफ में कॉब सेम टोटम को घुमाता है तो ये थोड़ी देर घूमने के बाद गिर जाता है। उसने इस टेक्नोलॉजी में काम करते हुए काफी वक्त बिताया है। अब डॉम कॉब के लिए सपने और रियलिटी के बीच फर्क करना काफी मुश्किल हो गया है। वो इस जद्दोजहद में रहता है और रियलिटी और सपने के बीच डोलता रहता है। फिल्म के पहले सीन में हम डॉम कॉब को एक समंदर के किनारे पड़ा हुआ देखते हैं। वो बेहोशी की हालत में है। उसकी जब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि सामने 2 बच्चे खेल रहे हैं। इससे पहले कि उनको वो आवाज लगाता, पीछे से कुछ गनमैन आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। हमारी नजर पड़ती है कि इसी समंदर के किनारे पर एक जापानीज विला है। डॉम कॉब को अंदर लेकर जाया जाता है। ये थोड़ा गॉडफादर टाइप फील आ रही है इस जगह से, जैसे यहाँ पर गैंगस्टर्स रहते हो। अंदर पहुंचने पर डॉम कॉब को एक कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया जाता है जहां पर वो खाना खा रहा होता है। उसके सामने एक बहुत ही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। इसके बारे में बता देती हूँ आपको कि ये साइटो है।
इसके जवान रूप को आप आगे फिल्म में देखेंगे। वो कॉप को कहता है कि तुम मुझे किसी की याद दिला रहे हो, किसी ऐसे इंसान की जिसे मैंने किसी सपने में देखा था। अगला सीन फिर से कॉप का होता है। वो काफी अच्छे कपड़ों में किसी पार्टी में मौजूद है। उसके बगल में साइटो का यंगर वर्जन बैठा हुआ है। कॉप के साथ उसका साथी आर्थर है। ये लोग साइटो को सबकॉन्शियस सिक्योरिटी की अहमियत समझा रहे हैं। कॉप साइटो को कहता है कि तुम्हारे बिजनेस कॉम्पिटिटर्स तुम्हारे दिमाग से आइडियाज को चुरा सकते हैं। वो तुम्हारे दिमाग में गलत आइडियाज इंसेप्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए साइटो को कॉप की बात सुननी चाहिए और उसे अपने सपनों की सिक्योरिटी के लिए हायर कर लेना चाहिए। कॉप साइटो को कहता है कि अगर तुम्हारे पास सीक्रेट से भरा हुआ कोई सेफ है तो मुझे ये जानना होगा कि उस सेफ के अंदर क्या है, ताकि मैं उसे गार्ड कर सकूं। साइटो उन लोगों को कहता है कि आप पार्टी एंजॉय करिए, मैं इस बारे में सोचता हूँ। कॉब और आर्थर बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हम साउथ ईस्ट एशिया की किसी सिटी में हैं। यहाँ पर सड़कों पर दंगे हो रहे हैं, लोग गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। कॉब, आर्थर और साइटो एक अपार्टमेंट में सो रहे हैं। इन लोगों के हाथों में कुछ तारें लगी हुई हैं जो एक स्मॉल मेटल केस से कनेक्टेड हैं। इन तीनों का एक चौथा इंसान ख्याल रख रहा है। इस शख्स का नाम नैश है। वापस पहले सीन पर चलते हैं, जहां पर पार्टी हो रही है और कॉब बाहर है। यहाँ पर वो मैल से मिलता है। आगे चलकर हमें पता चलता है कि मैल उसकी डेड वाइफ है, जो उसके सपनों का हिस्सा है। मैल कॉब से पूछती है कि क्या बच्चे मुझे मिस करते हैं। कॉब कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकती कितना। कॉब का ध्यान अभी भी अपने टास्क पर है। वो मैल को एक चेयर पर बिठाता है और उससे रस्सी बांधता है। खुद उसी रस्सी के सहारे खिड़की से नीचे उतरने लगता है। कॉब सोच रहा है कि मैल तो उसका सबकॉन्शियस है, तो वो उसके हिसाब से ही काम करेगी। वो उसी कुर्सी पर बैठी रहेगी ताकि कॉब गिर ना जाए, मगर ऐसा नहीं होता। मैल अपनी जगह से उठकर कहीं और चली जाती है और कॉब नीचे गिरता है। वो खिड़की से अंदर जाता है और वहां पर 2 गार्ड्स को निशाना बनाता है। कॉब उस कमरे में पहुंचता है जहां पर साइटो और वो बातचीत कर रहे थे, जहां पर एक सेफ लॉकर के होने की बात हुई थी। इस हिडन सेफ से कॉब एक एनवलप निकालता है, मगर इससे पहले कि वो रफा दफा हो, साइटो उसे पकड़ लेता है। पर वो अकेला नहीं है, उसके साथ मैल है, जिसके हाथ में एक गन है। मैल ने आर्थर को होस्टेज बनाया हुआ है। साइटो यहाँ पर रिवील करता है कि वो पहले से ही जानता है कि ये सब एक सपना है। कॉब कहता है तो ऐसे में तो मैल की जो ये थ्रेट है, ये बेकार है। आर्थर को मारने से वो जग जाएगा, मरेगा नहीं। मैल कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर मैं उसे मारूंगी नहीं, क्योंकि दर्द तो दिमाग की पैदाइश है। वो आर्थर के पैर में गोली मारती है ताकि वो दर्द से तड़प उठे। ये देखकर कॉब अपने पार्टनर आर्थर के सर में गोली मारता है ताकि वो नींद से जाग जाए। पहुंचते हैं उसी अपार्टमेंट में जहां पर ये सारे लोग सो रहे थे। आर्थर उठ चुका है। वो साइटो को चेक करता है। पीछे सपने में पूरा विला टूटने लगा है। असल में ये आर्थर का सपना था और उसके बिना अब ये होल्ड नहीं कर पाएगा। सब कुछ बर्बाद हो रहा है, दीवारें गिर रही हैं। मगर कॉब जल्दी से एनवलप को खोलता है और अंदर से डॉक्यूमेंट निकाल के देखता है। ऊपर सपने में साइटो भी जग चुका है। उसने फटाफट से गन उठाई और आर्थर को पकड़ लिया। कॉब को सपने से जगाने के लिए नैश भी काम पर लगा हुआ है। वो उसे धक्का मारता है। इस चीज को किक बोलते हैं। कॉब पानी में गिरता है और पीछे सपने में विला में हर तरफ से पानी ही पानी आ रहा है, जैसे सुनामी आ गई हो। कॉब भी जग चुका है। पता चलता है कि ये अपार्टमेंट जहां पर ये सारे लोग हैं, ये साइटो का ही है। बिल्डिंग के बाहर गुस्साए लोगों की भारी भीड़ है जो इसी तरफ आ रही है। सपने में जिस बात को ये सेफ लॉकर से निकालना चाहते थे, अब फोर्स के जरिए पूछ रहे हैं। इसी बीच साइटो फ्लोर पर गिरता है और उसे एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब क्योंकि ये साइटो का अपार्टमेंट है तो उसे इसके बारे में सारी चीजें पता है। वो कहता है कि इसका फैब्रिक अलग है, यानी वो अभी भी सपने में ही है। अब जगने का टाइम हो चुका है। आप देखेंगे कि ये सारे लोग एक ट्रेन में हैं। यहाँ एक लड़का नैश के कानों पर हेडफोन्स लगाता है और बजाता है एडिथ पियाफ का फ्रेंच गाना। कभी मौका मिले तो आप इस गाने को अलग से भी सुन सकते हैं। हवाएं रेगरा तेरिया की धुन से भर जाती हैं। साइटो को लगता है कि ये उसी का सपना है। वो चीजों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, मगर तब तक पता चलता है कि ये सपना असल में नैश का था। यहाँ नैश मरता है और ये सपना भी बिखरने लगता है।
ट्रेन के कंपार्टमेंट में सारे लोग जग चुके हैं, सिर्फ साइटो सो रहा है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो मुस्कुराता है। उसे अच्छे से याद है कि सपने में क्या हुआ। अगले सीन में कॉब अपना मेटल टॉप स्पिन करके देखता है कि वो सपने में है या रियलिटी में है। वो फोन पर अपने बच्चों से बातचीत भी करता है और हमें पता चलता है कि उसके बच्चे अमेरिका में हैं और वो खुद अपने घर लौट नहीं सकता। उसने कोई ऐसा क्राइम किया है कि अब वो वापस अमेरिका नहीं जा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉब और आर्थर एक होटल की छत पर हैं। यहाँ वो नाश से भी मिलने वाले थे मगर वो लेट है। ये लोग कहीं जाने वाले हैं। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुलता है तो पता चलता है कि नाश अंदर पहले से ही मौजूद है और वहां पर साइटो भी है। साइटो बताता है कि नाश ने तुम लोगों के साथ गद्दारी की और ये कोबोल इंजीनियरिंग के पास जाकर तुम लोगों की इंफॉर्मेशन देने वाला था। एक्चुअली कोबोल इंजीनियरिंग की वो कंपनी थी जिसने इन लोगों को साइटो के दिमाग से आइडिया चुराने के लिए हायर किया था। ये लोग इस काम को अंजाम नहीं दे पाए। कॉब के हाथ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लगे तो थे मगर सब कुछ ब्लैक मार्कर से छुपा हुआ था। अब क्योंकि ये इलीगल काम है तो इससे जुड़े सारे लोग गैंगस्टर टाइप टेक्निक्स ही अपना रहे हैं। कोबोल इंजीनियरिंग इन लोगों को नाकामयाबी के बदले मौत देने वाली थी शायद। साइटो कॉब को गन देता है और कहता है कि तुम नाश का काम तमाम कर दो। कॉब कहता है कि वो चीजों से इस तरह डील नहीं करता। अल्टीमेटली नाश को कोबोल इंजीनियरिंग के हवाले कर दिया जाता है और आर्थर और कॉब साइटो के साथ बैठ के हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं। अब साइटो कॉब के सामने एक बिजनेस ऑफर रखता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे काम से काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। इस बार आपको किसी के दिमाग से आइडिया चुराना नहीं है बल्कि एक आइडिया इंसेप्ट करना है। आर्थर कहता है कि ये काम काफी मुश्किल है क्योंकि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि हाथी के बारे में मत सोचो तो तुम हाथी के बारे में ही सोचोगे, मगर तुम्हें पता होगा कि तुम ऐसा मेरे कहने की वजह से सोच रहे हो। ये तुम्हारा अपना आइडिया नहीं है। कॉब कहता है कि नहीं, ये पॉसिबल है। हम किसी के दिमाग में आइडिया डाल सकते हैं और उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये उसका खुद का आइडिया नहीं था। कॉब ये काम कर तो सकता है मगर वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा है। साइटो कहता है कि अगर तुम मेरे इस प्रोजेक्ट को पूरा कर देते हो तो फिर तुम वापस अमेरिका जा पाओगे। मेरे काफी कनेक्शंस हैं जो ये काम करवा सकते हैं। बेसिकली साइटो ये कह रहा है कि उसके ऊपर जो भी क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं वो उसके इन्फ्लुएंस से हट जाएंगे और कॉब अपनी फैमिली से मिल पाएगा। अपने बच्चों को देखने की आस कॉब पर असर करती है और वो साइटो के काम को करने के लिए राजी हो जाता है। हालांकि अब इन्हें नैश को रिप्लेस करने के लिए एक नया आर्किटेक्ट चाहिए होगा। कॉब पहुंचता है पेरिस अपने मेंटर माइल्स के पास। ये उसके फादर हैं या फादर इन लॉ, ये क्लियर नहीं है बहुत ज्यादा। कॉब माइल को कहता है कि उसे एक आर्किटेक्ट की जरूरत है। माइल्स उसे कहता है कि ये काम तो तुम खुद भी कर सकते हो। असल में एक वक्त पे कॉब आर्किटेक्ट था। वो सपने खुद डिजाइन करता था मगर उसकी पत्नी की मौत के बाद से वो ये काम खुद नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी पत्नी की यादें हर वक्त उसके दिमाग पर हावी रहती हैं और उसके सपनों का हिस्सा बन जाती हैं, जिसकी वजह से प्लान फेल भी हो सकता है। कॉब कहता है कि मैं इसीलिए ये काम कर रहा हूँ और इसीलिए मुझे एक नई आर्किटेक्ट की जरूरत है। इस एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद मैं वापस घर लौट पाऊंगा। मिस्टर माइल्स कॉब की मदद करते हुए उसे अपनी ब्राइट स्टूडेंट अरियाडनी से मिलाते हैं। कॉब अरियाडनी को ड्रीम आर्किटेक्ट की जॉब ऑफर करता है। साथ ही ये भी बताता है कि इस टेक्नोलॉजी का इस तरह जासूसी के लिए इस्तेमाल करना इलीगल है। कॉब के साथ ट्रेनिंग में अरियाडनी को कॉब की पत्नी मैल के बारे में पता चलता है जो मर चुकी है। कॉब का मैल की यादों पर कोई कंट्रोल नहीं है। मैल की छवि, उसका प्रोजेक्शन कॉब के सारे प्लान्स पर पानी फेर सकता है। अरियाडनी कॉब को अपने पास्ट को लेकर जूझते हुए देखती है और उसे पता चलता है कि कॉब अपनी पत्नी मैल के साथ इसी तरह सपनों में जाया करता था। उन्होंने बहुत वक्त इसी तरह बिताया। मैल रियलिटी में नहीं आना चाहती थी मगर कॉब ने उसे समझाया कि ये सपना है, हमें नींद से जागने के लिए मरना जरूरी है। और दोनों ने सपने में रेल की पटरी पर लेटकर ट्रेन के आगे खुदकुशी कर ली ताकि वो जग सकें। लेकिन जगने के बाद मैल काफी ऑब्सेस्ड हो गई। उसे रियलिटी भी सपना लगने लगी। वो सोचने लगी कि उसे मरना होगा ताकि वो इस सपने से जग सके। इसीलिए वो सुसाइड कर लेती है।
एरियाडनी कॉप को कहती है कि मैल की खुदकुशी में तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम्हें अपने गिल्ड से बाहर आना होगा। एक्चुअली इन सपनों में आप अकेले नहीं होते, यहाँ आप दूसरों को अपने सपने में इनवाइट करते हैं और खुद भी उनके सपने में जाते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक इंसान दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं होगा तो ये पूरे सपने पर भारी पड़ेगा, सारी मेहनत और टाइम वेस्ट हो सकता है। कॉब अपनी ड्रीम टीम को असेंबल करता है। इसमें एरियाडनी का काम सपनों को डिजाइन करना है, वो यहाँ की आर्किटेक्ट है। यहाँ मौजूद सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, पुल, ब्रिज, सब कुछ उसने अपने दिमाग से बनाए होंगे। जब ये टीम साथ में सपना देखेगी तो सारा आर्किटेक्ट एरियाडनी के दिमाग की उपज होगा। इसी तरह से हमारे लीड कैरेक्टर कॉब का काम है सब्जेक्ट के सपनों में घुसकर या तो उसके आइडियाज चुरा लेना या फिर नए आइडियाज इम्प्लांट करना। उसका पार्टनर आर्थर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी जुटाता है, बेसिकली उस पर रिसर्च करता है और सपने बनाने में मदद करता है। एम्स रियल लाइफ में एक बहरूपिया है, तो मल्टीलेयर ड्रीम में ये किसी दूसरे इंसान का रूप धारण कर लेता है और सब्जेक्ट को बहकाता है। यूसुफ वो केमिस्ट है जो इन ड्रग्स को क्रिएट कर रहा है, इन सेडेटिव्स को बना रहा है, जिन्हें लेने के बाद ये लोग 10 घंटे तक के लिए बिल्कुल गहरी नींद में चले जाते हैं। यानी कि अगर कोई इन्हें थप्पड़ मारेगा या हिलाएगा तो इनकी नींद नहीं टूटेगी। You asked me for Inception. I do hope you understand the gravity of that request. The seed that we plant in this man's mind will grow into an idea. This idea will define him. It may come to change. It may come to change everything about him. ओके, तो आखिर साइटो ने इस टीम को काम क्या दिया है? मिस्टर साइटो की राइवल कंपनी का मालिक मॉरिस फिशर मौत की कगार पर है। अब कंपनी की बागडोर उसके बेटे रॉबर्ट फिशर के हाथ में आने वाली है। साइटो चाहता है कि फिशर अपने पिता के मरने के बाद उस कंपनी को डिसमेंटल कर दे और कोई दूसरा काम शुरू कर दे। टीम तय करती है कि फिशर के दिमाग में पॉजिटिव इमोशन के जरिए इंसेप्ट करना ज्यादा असरदार रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव फीलिंग्स ताकतवर होती हैं। वो आपको किसी नए कदम की तरफ ज्यादा ड्राइव करती हैं। फिशर हर 15 दिन में एक बार सिडनी से लॉस एंजलिस जाता है। ये फ्लाइट 11 घंटे की होती है। उन्हें इस दौरान फिशर को सेडेटिव देकर सुलाना है और उसके सपनों में इंसेप्शन करना है। साइटो कहता है कि वो भी इस फ्लाइट और इस सपने में उनके साथ होगा। वो अपनी तसल्ली के लिए खुद पूरे काम को अंजाम होते हुए देखना चाहता है। फिशर के दिमाग में इस आइडिया को 3 स्टेप्स में डाला जाएगा। पहले लेवल के सपने में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि वो अपने पिता के बनाए रास्ते को फॉलो ना करे। दूसरे लेवल के सपने में उसे एहसास करवाया जाएगा कि उसे खुद अपने लिए कुछ क्रिएट करने की जरूरत है। और डीपेस्ट लेवल के सपने में उसके दिमाग में इस आइडिया को इंसेप्ट किया जाएगा कि उसके पिता हमेशा ये चाहते थे कि वो जैसा है वैसा रहे, वो उनके जैसे बनने की कोशिश ना करे। अब क्योंकि एम्स को पीटर ब्राउनिंग का रूप लेना है, तो वो किसी तरह से जुगाड़ करके उनसे मिलने पहुंचता है ताकि उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करके सपने में उनका रूप ले सके। यहाँ हम देखेंगे कि रॉबर्ट फिशर ने अपने पिता के सिरहाने अपने बचपन की एक तस्वीर रखी है। रॉबर्ट को लगता है कि उसके पिता उसे बिल्कुल भी एडमायर नहीं करते और शायद उन्होंने इस तस्वीर को नोटिस भी नहीं किया होगा। खैर, मॉरिस फिशर की मौत हो चुकी है। रॉबर्ट के दिमाग में इंसेप्शन के लिए ये बिल्कुल सही वक्त है, क्योंकि वो अपने पिता की मौत से वल्नरेबल है। फ्लाइट के दौरान कॉब फिशर के ड्रिंक में सेडेटिव मिला देता है। पूरी टीम उसे अपने साथ 3 लेयर के शेयर्ड सपने में ले जाती है। बोलने को तो बोल दिया लेयर्स वाला सपना, पर ये काम कैसे करता है? फर्स्ट लेयर में जब सब लोग वैन में हैं, ये यूसुफ का सपना है। यहाँ उसकी जिम्मेदारी बाकी टीम को सेडेट कर सेकंड लेवल में भेजने की है, यानी सपने के अंदर सपना। वो खुद इसी लेयर में रुकेगा। वो इन लोगों को पूरे सपने के दौरान एक साथ रखेगा और सही वक्त पर नींद से उठाने के लिए किक देगा। सेकंड लेयर में जहां सब एक 7 स्टार होटल में हैं, वो आर्थर का सपना है। यहाँ वो खुद रुकता है और बाकी बचे टीम मेंबर्स को तीसरी लेयर में भेजता है। यहाँ वो इन लोगों को एक साथ रखेगा और सही वक्त पर किक देगा। तीसरा बर्फीली वादियों वाला सपना एम्स का है। यहाँ बस कॉप, साइटो, आरियाडनी, एम्स और फिशर बचते हैं। आपको किक के बारे में बता देती हूँ।
किक यानी अचानक से लगा वो झटका जो ड्रीमर को अपने सपने से जगा देगा। आमतौर पर किसी को अपनी जगह से गिराकर ये किक दी जाती है। फिल्म में इस गिराने को फॉल कहा जाता है। थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। बेसिक ड्रीम यानी सपने के अंदर सपने में एक सिंपल सिंगल किक काफी है ड्रीमर को एक लेवल ऊपर पहुंचाने के लिए। जैसे कॉप को बाथ टब में गिराया जाता है ताकि वो नेक्स्ट लेवल से वापस उस लेवल में लौट सके जहां वो सोकर सपने में है। बेसिकली ये किक स्लीपिंग बॉडी यानी सोते हुए शख्स को दी जाती है। दूसरी तरफ किक जगे हुए शख्स को भी दी जा सकती है, इससे वो सपने से बाहर आ जाएगा। जैसे तब जब आर्थर के सिर में कॉप गोली मारता है और आर्थर की आंखें खुल जाती हैं, वो जग कर फर्स्ट लेवल के सपने में पहुंच जाता है। समझ आया? मल्टी लेवल ड्रीम में मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ आप पावरफुल सेडेटिव के अंडर हैं। ये कोई सिंपल नींद नहीं है। यहाँ जरूरत पड़ती है सिंक्रोनाइज्ड किक की। एक किक स्लीपिंग बॉडी को जगाने के लिए और दूसरी किक सपने के अंदर आपके लिए, दोनों साथ साथ। नहीं समझे? शायद इस एग्जाम्पल से समझा पाऊं। मान लीजिए कि आप एक बेड पर सोए हुए हैं और सपना देख रहे हैं। अब अगर कोई आपकी स्लीपिंग बॉडी को बेड से धक्का दे दे तो इस किक से आपकी आंख खुल जाएगी और आप सपने से बाहर आ जाएंगे। ये थी वो किक जो एक बेसिक ड्रीम से बाहर निकालने के लिए दी जाती है। अब जरा सोचिए कि आप बेहोश हैं क्योंकि आपको एनेस्थीसिया दिया गया है और आप सपना देख रहे हैं। अब इस सिचुएशन में अगर कोई आपको बेड से गिरा दे तो ये आपकी नींद तोड़ने के लिए काफी नहीं होगा। ऐसे में आपको कैसे जगाया जाए? एक तरीका तो ये है कि एनेस्थीसिया का असर इवेंचुअली खत्म हो जाए। आप देखेंगे कि फिल्म में ड्रीम मशीन के टाइमर पर दिखाया जाता है कि दवा का असर खत्म होने में कितना वक्त बचा है। जो दूसरा तरीका इस फिल्म में दिखाया गया है वो है सिंक्रोनाइज्ड किक्स। फिल्म की थ्योरी के मुताबिक अगर आप अपने सपने में फॉल कर सको यानी नीचे की तरफ गिर सको और उसी टाइम पर कोई आपकी स्लीपिंग बॉडी को भी धक्का मार दे तो आप जग सकते हैं, भले ही आपने कितने भी ज्यादा ड्रग्स लिए हों। और हाँ, आपको जो ड्रग दिया गया है वो इतना भी पावरफुल नहीं होना चाहिए कि आप गिरना महसूस ही ना कर सकें। सिंक्रोनाइज्ड किक वाली चीज फिल्म में तब दिखाई जाती है जब वो स्नो फील्ड में होते हैं और वो किक मिस कर जाने की बात कहते हैं। What was that? The kick. Cobb, did we miss it? Yeah, we missed it. वो जिस किक को मिस कर जाने की बात कर रहे हैं वो है जब उनकी गाड़ी पुल के किनारे से नीचे गिरती है, पर सपने के नेक्स्ट लेयर में आर्थर गार्ड से निपटने में लगा होता है और वहां मौजूद स्लीपिंग बॉडीज को किक यानी फॉल नहीं दे पाता। ये किक मिस करने वाली बात का यही कॉन्सेप्ट है। जो किक असल में उनके काम आती है वो है गाड़ी का पानी से टकराना। जिस दौरान गाड़ी गिर रही होती है सब कुछ हवा में होता है। इस पार्ट के लिए टीम ने कोई प्लानिंग नहीं की होती और इसी वजह से होटल लॉबी में ग्रेविटी की प्रॉब्लम होती है और आर्थर सबकी स्लीपिंग बॉडीज को किक देने के लिए नई तरकीब निकालता है। तो बेसिकली सपने के हर लेवल के लिए और सपने में शामिल हर शख्स के लिए किक सेम टाइम पर होना जरूरी है। सही सिंक्रोनाइजेशन के लिए ड्रीमर के कानों में म्यूजिक प्ले किया जाता है म्यूजिक से टीम को इस बात का इशारा मिलता है कि अब सिंक्रोनाइज्ड किक देने का टाइम हो गया है। सिंक्रोनाइज्ड किक्स की जरूरत मल्टीपल लेवल्स ऑफ ड्रीम की वजह से नहीं है, इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने जो सेडेटिव लिया हुआ है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो पहले सपने में टीम को पता चलता है कि रॉबर्ट फिशर ने एक्सट्रैक्शन की तकनीक से बचने के लिए ट्रेनिंग ली हुई है। उसका सबकॉन्शियस बाहरी आइडियाज को खत्म करने के लिए इस ग्रुप पर फायरिंग करता है। एक गोली मिस्टर साइटो को जा लगती है। एम्स, जो सपनों का बहरूपिया है, पहले लेवल में पीटर का रूप लेता है। फिशर को तो नहीं पता कि वो सपना देख रहा है। उसे इसी सपने में किडनैप कर लिया जाता है। उसे यकीन दिलाया जाता है कि उसके अंकल पीटर को भी किडनैप किया गया है। किडनैपर्स इनसे रॉबर्ट के पिता के सीक्रेट लॉकर का पिन मांग रहे हैं।
पीटर फिशर को कहता है कि इस लॉकर में मॉरिस ने अपनी दूसरी वसीयत रखी हुई है, जिसके तहत अगर रॉबर्ट चाहे तो इस मल्टीनेशनल कंपनी को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। ये लोग जबरदस्ती फिशर के दिमाग में ये आइडिया डाल रहे हैं कि उसके पिता की कंपनी को डिसॉल्व किया जा सकता है। पीटर ब्राउनिंग को दूसरे कमरे में लेकर जाया जाता है और ऐसा लगता है कि उसे टॉर्चर किया जा रहा है। बाद में जब पीटर ब्राउनिंग वापस फिशर के पास आता है तो वो भी उससे पासवर्ड के बारे में पूछ रहा है। आगे चलकर यही लॉकर फिशर के दिमाग में आइडिया इंसेप्ट करने में काम आएगा। किडनैपर्स फिशर को फिर से फोर्स करते हैं पासवर्ड बताने के लिए। वो उसे कहते हैं कि जो भी नंबर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो बोल दो। फिशर कहता है 528491। इन नंबर्स की कोई खास अहमियत नहीं है, ये बस फिशर को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पता चलता है कि पासवर्ड गलत है और फिशर को बेहोश कर दिया जाता है। टीम पर लगातार हमला हो रहा है। फिशर का बैकग्राउंड चेक करना और उसकी रिसर्च आर्थर की जिम्मेदारी थी। कॉब आर्थर को उसकी लापरवाही के लिए डांटता है। यहाँ कॉब टीम को बताता है कि अगर वो इस सपने में मरे तो जगने की जगह लिम्बो में चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग ड्रग लिया हुआ है। टीम को मिलजुल कर अपनी जान बचाते हुए पूरे काम को अंजाम देना होगा। अब लिम्बो क्या है बताती हूँ। लिम्बो एक सबकॉन्शियस स्टेट है जहां दिमाग ये नहीं बता पाता कि ये सपना है और इंसान हमेशा के लिए वहां गुम हो सकता है। अगर लिम्बो में किसी की मौत होती है तो सपने की हर लेयर एक साथ खत्म हो जाती है और आप सीधा जग कर हकीकत की दुनिया में वापस आ जाते हैं। अगर पावरफुल ड्रग के साथ आप मल्टी लेवल ड्रीम में हैं और किसी एक लेयर में आपकी मौत हो गई तो आप लिम्बो में पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको ये साफ साफ याद नहीं होगा कि आप यहाँ कैसे पहुंचे और उससे पहले आप क्या कर रहे थे। ऐसे में आप लिम्बो में सालों बिता देंगे। एक तरह से आप वहां अपनी पूरी जिंदगी जी लेंगे। बेसिक ड्रीम में लिम्बो तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। लिम्बो का खतरा सिर्फ मल्टी लेयर ड्रीम में होता है। कॉब की प्लानिंग स्मूथ चलती अगर फिशर के दिमाग के पास ड्रीम एक्सट्रैक्शन से निपटने की ट्रेनिंग ना होती। खैर, फिशर का हाथ पैर बांधकर उसे दोबारा गाड़ी में डाल दिया जाता है। उसे फिर से सेडेटिव देते हैं। यूसुफ पहले लेवल पर वैन चला रहा है और बाकी सारे लोग पहुंचते हैं आर्थर के सपने में। यहाँ कॉब रॉबर्ट के ट्रेन सबकॉन्शियस से निपटने का रास्ता निकालता है। कॉब खुद को फिशर से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि वो उसके सपनों का हेड ऑफ सिक्योरिटी है। वो फिशर को कहता है कि तुम सपना देख रहे हो। कॉब उसे अपने दिमाग पर जोर डालने के लिए कहता है। फिशर सोचता है और बताता है कि इससे पहले शायद वो किसी वैन में था, शायद उसे कुछ लोगों ने किडनैप किया था, शायद वहां पर पीटर ब्राउनिंग भी मौजूद था। फिशर को पीटर के खिलाफ भड़काया जाता है। यहाँ पर कॉब फिशर को कन्विंस करता है कि ये सब कुछ पीटर ब्राउनिंग करवा रहा है क्योंकि उसकी नीयत खराब है। कॉब कहता है कि क्या तुमने ब्राउनिंग को टॉर्चर होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा था। यहाँ पर फिशर सोचता है कि हाँ, बात तो ये सही कह रहा है, मेरी आंखों के सामने तो उसे टॉर्चर नहीं किया गया था। हो सकता है कि ब्राउनिंग मेरे पिता की जायदाद हड़पना चाहता हो। फिशर को कहा जा रहा है कि ये उसका सपना है, जबकि ये ड्रीम आर्थर का है। आप आर्थर के स्लीक वार्डरोब और इस होटल की स्लीक फर्निशिंग को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि इस बीच आर्थर और आरियाडनी रूम नंबर 491 में गए हैं, जो रूम नंबर 528 के ठीक नीचे है। वो यहाँ कमरे में सीलिंग पर एक्सप्लोजिव लगाने लगता है। कॉब फिशर के 2 मेंटल सिक्योरिटी गार्ड्स को गोली मारता है और उसे डराता रहता है कि ब्राउनिंग अभी भी तुम्हारे पीछे है, हमें उसे ढूंढना होगा। इससे पहले एक लड़की फिशर से फ्लर्ट कर रही थी और उसने उसे अपना नंबर दिया था। कॉब कहता है कि उन नंबर्स को ट्राई करते हैं क्योंकि हम तुम्हारे सपने में हैं तो जरूर इनका कुछ मतलब होगा। ये लोग रूम नंबर 528 में पहुंचते हैं और वहां ब्राउनिंग का इंतजार करते हैं। इस बार जो ब्राउनिंग सामने आया है वो एम्स नहीं है, वो बल्कि फिशर का सबकॉन्शियस है। कॉब फिशर को कहता है कि ब्राउनिंग तुम्हारे साथ जो करना चाह रहा था हमें भी यही करना होगा। हम इसके सपने में चलते हैं और ये पता लगाते हैं कि आखिर सेफ लॉकर में ऐसा है क्या। सब लोग कमरे में अपनी अपनी पोजीशन पर हैं और सपने में जाने के लिए तैयार हैं। फिशर को लग रहा है कि वो ब्राउनिंग के सपने में जा रहे हैं, जबकि ये एम्स का सपना है।
आप देखेंगे कि आर्थर अभी भी जगा हुआ है, क्योंकि ये उसका सपना है तो यहाँ उसे इन सारे लोगों को किक देकर जगाना होगा। यूसुफ फर्स्ट लेवल पर एक प्रॉब्लम का सामना करता है जब उसकी वैन रोल होकर नीचे पानी में गिरने वाली होती है। उसे डर होता है कि ये सारे लोग कहीं बीच में ही ना जग जाएं, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। आखिरकार गाड़ी संभल जाती है। इस दौरान आप देखेंगे कि होटल में, यानी कि सपने के दूसरी लेयर में, सब कुछ हवा में है। बहुत सारे लोगों का सामना करने के बाद आर्थर फाइनली रूम में पहुंचता है। तीसरे लेयर के एम्स के सपने में हम एक स्नोई माउंटेन साइट पर हैं। यहाँ पर बर्फ से ढकी हुई एक इमारत है। इसी बिल्डिंग में फिशर का सेफ लॉकर है। यहाँ आपको सेफ लॉकर के बारे में बता देती हूँ। हम ये तो जानते ही हैं कि एरियाडनी ने ये सारे ड्रीम्स को क्रिएट किया है, वो इनकी आर्किटेक्ट है, मगर इन्हें सपने देखने वाले अपने सबकॉन्शियस से भरते हैं। एरियाडनी ने इन ड्रीम्स में सेफ लॉकर भी क्रिएट किया है। इसका काम ये होता है कि जो इंसान सपना देख रहा है उसके सीक्रेट्स इस सेफ लॉकर में अपने आप जाकर छुप जाएं, और फिर आप इस लॉकर को खोलकर पता लगा सकते हैं कि सब्जेक्ट आपसे क्या छुपा रहा है, या फिर उसके लिए कॉन्फिडेंशियल क्या है। एक और परेशानी है, वैन जब ब्रिज से टकराती है तो वो किक का सिग्नल था, मगर सेकेंड लेवल के ड्रीम का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो आर्थर किक मारकर इन्हें नहीं जगा सकता। आर्थर हवा में ही इन सारी स्लीपिंग बॉडीज को इकट्ठा करता है और एक साथ बांध देता है। वो इन्हें लेकर लिफ्ट में जाता है और वहां पर एक एक्सप्लोजिव सेट करता है। फिशर को दिखाया जा रहा है कि उससे कुछ चुराने की कोशिश हो रही है, जबकि उसके दिमाग में कुछ डालने की साजिश है। इस लेयर में भी सभी टीम मेंबर्स को पता है कि वो एक स्केड्यूल्ड किक मिस कर चुके हैं। अब उन्हें वैन के पानी से टकराने का इंतजार करना पड़ेगा, जिसका मतलब हुआ कि इनके पास अभी 1 घंटा बाकी है। पहली लेयर में ये काम कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा। दूसरी लेयर में आर्थर को कुछ मिनट्स मिलेंगे। कॉब यहाँ एरियाडनी से कहता है कि तुम्हें मुझे शॉर्टकट बताना होगा ताकि हम लोग सेंटर तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। एरियाडनी कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी पता होगा तो वो मैल को भी पता होगा। आप जानते हैं कि कॉब का मैल पर कोई कंट्रोल नहीं है। कॉब को शायद अभी तक ये बात पूरी तरह से रियलाइज नहीं हुई है, इसीलिए वो एरियाडनी को शॉर्टकट बताने के लिए मजबूर करता है। वो कहती है कि आप वेंटिलेशन डक्ट के थ्रू मेज को तोड़कर सीधा सेंटर तक पहुंच सकते हैं। थोड़ी जद्दोजहद के बाद फिशर बिल्डिंग के बीचों बीच पहुंच जाता है, मगर तब तक हमें पता चलता है कि मैल भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच चुकी है। उसके हाथ में बंदूक है। कॉब की उंगली ट्रिगर पर तो है, मगर वो गोली चलाने से हिचकिचाता है। मैल फिशर को मार देती है और तब कॉब फायर करता है। कॉब हार मान चुका है। वो कहता है कि फिशर लिम्बो में जा चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा प्लान फेल हो गया। माइल्स ने एरियाडनी को कॉब से मिलाकर उसकी बहुत बड़ी मदद की है। एरियाडनी अपना दिमाग चलाती है और एक नया प्लान सामने रखती है। वो कहती है कि हमें लिम्बो में जाना होगा और उसे वापस लाना होगा। हमारे पास अभी भी काफी वक्त होगा, क्योंकि लिम्बो में टाइम और ज्यादा बढ़ जाता है। वो कहती है कि हॉस्पिटल में डिफिब्रिलेटर है, तो एम्स और साइटो को सिर्फ इतना करना होगा कि उसे किक से ठीक पहले जगाना होगा। इस लेवल में किक का मतलब है इस बिल्डिंग का पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाना, एक्सप्लोजन से उड़ जाना। साइटो मौत के काफी करीब है, मगर उसमें अभी भी इतनी जान बाकी है कि वो एम्स की मदद कर सके। कॉब और एरियाडनी इस बार चौथे सपने में नहीं जाते, वो पहुंचते हैं लिम्बो में। हम समंदर के उसी किनारे पर हैं जहां पर आपने पहले सीन में कॉब को देखा था। किनारों पर बनी बिल्डिंग्स गिर रही हैं, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। कॉब बताता है कि वो यहाँ पहले मैल के साथ आ चुका है। उन दोनों ने मिलकर इस पूरी दुनिया को रचा, सिर्फ अपनी यादों के जरिए। यहाँ उनके बचपन के घर हैं, बचपन के स्कूल और प्लेग्राउंड्स हैं। वो जगह हैं जहाँ पर इन्होंने असली दुनिया में साथ में वक्त बिताया। वो घर हैं जहाँ ये रहते थे, और वो घर हैं जहाँ ये रहना चाहते हैं। यहाँ मैल और कॉब ऐसी बिल्डिंग में रहते थे जिसे वो शायद रियल लाइफ में अफोर्ड नहीं कर सकते। पता चलता है कि मैल और वो यहाँ पर 50 साल बिता चुके हैं। ये दोनों साथ में बूढ़े हुए थे। मैल को यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था कि वो रियलिटी में वापस ही नहीं जाना चाहती थी, मगर कॉब ऊबने लगा था। फिल्म के इस मोड़ पर हमें कॉब और मैल के रिलेशनशिप की सच्चाई का पता चलता है।
कॉब ने सपने से बाहर आने के लिए मैल के दिमाग में एक आइडिया इंसेप्ट किया। आइडिया था, ये नकली दुनिया है और हमें असली दुनिया में वापस जाना होगा। उसने मैल के टोटम को, जिसे वो अब खुद अपने लिए इस्तेमाल करता है, स्पिन करके सेफ लॉकर में छोड़ दिया। मैल को लिम्बो में यकीन होने लगा कि ये दुनिया नकली है और उन्हें असली दुनिया में वापस जाना होगा। ये दोनों एक साथ रेल की पटरियों पर आते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। जब असली दुनिया में इनकी आंख खुलती है तो मैल को लगता है कि ये अभी भी सपना है। कॉब ने जो आइडिया मैल के दिमाग में सपने में इंसेप्ट किया था, जगने के बाद भी मैल के दिमाग पर हावी रहा और इसीलिए कॉब को पता है कि सपने में भी हम किसी आइडिया को इंसेप्ट कर सकते हैं। वो इंसान जगने के बाद भी उस आइडिया को असली मानेगा। तो फिशर के साथ जो हो रहा है वो मैल के साथ ऑलरेडी हो चुका है। पता चलता है कि सपने से जगने के बाद मैल असली जिंदगी को इस कदर नकली समझ रही थी कि वो लगातार खुदकुशी के बारे में सोच रही थी। उसे लग रहा था कि उसे मरना है और असली जिंदगी में वापस जाना है। वो अपने बच्चों को देखकर सोचती थी कि ये उसके दिमाग का प्रोजेक्शन है, असली नहीं है। मैल चाहती है कि कॉब उसके साथ खुदकुशी करे ताकि ये लोग इस सपने से जग सकें। अपनी एनिवर्सरी के दिन जब कॉब और मैल एक होटल रूम में मिलते हैं तो पता चलता है कि वो खिड़की पर बैठी हुई है। वो वहां से कूदने के मूड में है। वो कॉब को कहती है कि उसने अपने वकील के पास एक लेटर छोड़ा है जिसमें उसने लिखा है कि कॉब उसे मारना चाहता है। वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ यहाँ से कूदना होगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं कूदोगे तो लोग समझेंगे कि तुमने मेरा मर्डर किया है और वैसे भी ये सब सिर्फ सपना है। मैल बिल्डिंग से कूद जाती है ये सोचते हुए कि कॉब भी उसके साथ साथ कूदेगा, मगर ऐसा नहीं होता। इसी वजह से कॉब फरार है और अमेरिका में उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। साइटो पैसे और जोर के दम पर कॉब की इसी केस में मदद करने वाला है ताकि वो वापस घर लौट सके अपने बच्चों के पास। कॉब एरियाडनी को अपने और मैल के घर में लेकर जाता है। उसे पता होता है कि फिशर मैल के कब्जे में होगा क्योंकि वो चाहती है कि कॉब उसके पास आए। जब ये दोनों उस घर में पहुंचते हैं तो मैल डाइनिंग रूम में आराम से बैठी हुई है। ऊपर थर्ड लेयर के सपने में एम्स ने फिशर को शॉक दे दिया है जिसकी वजह से लिम्बो के आसमान में बिजली कड़क रही है। इनके पास कुछ ही मिनट बचे हैं। कॉब को मैल के साथ एक डील करनी पड़ती है। वो एरियाडनी को कहता है कि तुम फिशर को लेकर जाओ, मैं यहीं पर मैल के साथ रहूंगा। एरियाडनी ऐसा करने के लिए राजी नहीं है मगर डील फाइनल हो चुकी है। कॉब मैल को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था, इसके बावजूद मैं तुम्हें इसी तरह से इमेजिन कर पा रहा हूँ। ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हें और ज्यादा बेहतर तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर पाया। वो कहना चाहता है कि ये मैल असली मैल का सिर्फ और सिर्फ अक्स है। लिम्बो में एरियाडनी फिशर को बालकनी से नीचे फेंकती है, ये सोचकर कि जब वो जमीन से टकराएगा तो उसे किक मिल जाएगी। एरियाडनी खुद कूदने से पहले मैल को गोली मार देती है। कॉब कहता है ये तुमने क्या किया? वो कहती है इम्प्रोवाइजेशन। ऊपर थर्ड लेयर के सपने में हॉस्पिटल बिल्डिंग में फिशर जग चुका है और वो एक बड़े से वॉल डोर के सामने खड़ा है। ये उसके पिता का हॉस्पिटल रूम है। वो अंदर पहुंचता है तो उसके पिता बेड पर लेटे होते हैं। फिशर और उसके पिता का रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लेक्स था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते, उसको लेकर जरा सा भी कंसर्न नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने मरने से पहले उसे एक ही शब्द कहा था, डिसअपॉइंटेड, जिसका मतलब वो ये समझता था कि उसने अपने पिता को निराश किया। उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे वो उस पर गर्व कर सकें। यहाँ भी वो उसे यही कहते हैं, डिसअपॉइंटेड। वो कहता है हाँ मुझे पता है आप मुझसे डिसअपॉइंट हैं क्योंकि मैं आप जैसा नहीं बन पाया। उसके पिता कहते हैं नहीं, मैं निराश हूं क्योंकि तुमने मेरे जैसे बनने की कोशिश की। फिशर की आंखों में आंसू हैं। वो सेफ लॉकर खोलता है। ऊपर फाइनल वसीयत रखी है मगर फिशर को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसकी नजर पड़ती है नीचे के शेल्फ पर। वहां एक खिलौना रखा है। ये वही खिलौना है जो उसके बचपन की तस्वीर में था, यानी उसके पिता ने अपने बेटे के खिलौने को सेफ लॉकर में संभाल कर रखा। मतलब साफ है, उसके पिता उसे प्यार करते थे। जैसा कि कॉब ने कहा था कि पॉजिटिव इमोशंस आप पर ज्यादा असर करते हैं और आपको फैसले लेने में मदद करते हैं,
उनका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। फिशर को लग रहा है कि उसके पिता हमेशा से उसे प्यार करते थे और चाहते थे कि वो जैसा है वैसा ही रहे, उन्हें फॉलो ना करे, खुद अपने रास्ते पर चले। साइटो तो यही चाहता था। बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये मॉरिस फिशर के लिए तो गलत हुआ, हालांकि उनकी तो मौत हो चुकी है, लेकिन उनके बेटे को इमोशनली क्लोजर मिल गया। एरियाडनी जा चुकी है। मैल कॉब की गोद में लेटी है। कॉब को एहसास होता है कि अब उसे मैल को जाने देना होगा। वो इस गिल्ट के साथ जिंदगी भर नहीं रह सकता। उसे इन यादों को छोड़ना होगा ताकि वो अपने असली बच्चों के पास वापस जा सके। मैल कॉब की गोद में दम तोड़ देती है और इस तरह से कॉब को भी फाइनली क्लोजर मिल जाता है। अब उसे साइटो को ढूंढना है। पहले लेवल के सपने में वैन पानी से टकरा चुकी है। दूसरे लेवल में आर्थर के एक्सप्लोजिव से एलिवेटर नीचे गिर चुका है और तीसरे लेवल पे एम्स ने बिल्डिंग उड़ा दी है। चौथे लेवल यानी लिम्बो में एरियाडनी और फिशर बिल्डिंग से नीचे गिर चुके हैं। हर कोई पहले लेवल के सपने में जग चुका है, सिर्फ कॉब और साइटो बचे हैं। फिशर पानी से बाहर आता है। वो ब्राउनिंग के साथ बैठा होता है जो असल में एम्स है। वो उसे कहता है कि मेरे पिता जो चाहते थे मैं वही करूंगा, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। कॉब एक समंदर के किनारे पड़ा हुआ है। उसे कुछ गनमैन आकर उठाते हैं और एक जापानीज विला में लेकर जाते हैं जहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे मारने आए हो? कॉब कहता है नहीं, मैं तुम्हें एक बात याद दिलाने आया हूं, तुम्हारी दुनिया असली नहीं है। यहाँ वो साइटो को अपना किया वादा याद दिलाने की कोशिश करता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि साइटो ने टेबल पर पड़ी गन को उठा लिया है। अब आ जाते हैं वापस रियलिटी में, यानी उस प्लेन पर जो लॉस एंजलिस लैंड करने वाला है। कॉब की आंखें खुलती हैं। वो आसपास देखता है तो सब लोग जाग चुके हैं ऑलरेडी। अब उसकी नजर साइटो पर पड़ती है। वो भी जग चुका है पर कुछ खोया खोया सा लग रहा है। लिम्बो में बीता वक्त शायद उसके दिमाग पर अभी हावी है, मगर ये इंसान अपने वादे का पक्का है। वो फटाफट अपना फोन उठाता है और वो इम्पोर्टेंट कॉल मिलाता है जो कॉब को घर पहुंचने में मदद करेगी। एयरपोर्ट के इमिग्रेशन पर जब कॉब अपना पासपोर्ट दिखाता है तो उसे वेलकम किया जाता है। बाहर आने पर वो देखता है कि मिस्टर माइल्स उसका इंतजार कर रहे हैं और इस पॉइंट पर मुझे लग रहा है कि वो उसके फादर इन लॉ ही हैं, फादर नहीं है, क्योंकि स्टीफन माइल्स अलग नाम है और डॉम कॉब अलग नाम है। अगर ये उसका वाकई पिता होता तो इनका सरनेम तो एक ही होना चाहिए ना। खैर, ये मेरा अंदाजा है। अगर आपके पास बेटर जवाब है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पहुंचते हैं फिल्म के आखिरी सीन पर जहां कॉब अपने घर आ चुका है। उसके बच्चे उसी तरह से बाहर खेल रहे हैं जैसे उसके सपनों में होते थे। कॉब अपनी जेब से टोटम निकालता है, उसे टेबल पर चलाता है। टोटम घूमने लगता है। इससे पहले कि हमें पता चले कि वो गिरने वाला है या नहीं गिर रहा है, कॉब के बच्चे गर्दन घुमाते हैं। इस बार कॉब टोटम के गिरने का वेट नहीं करता, वो अपने बच्चों के पास चला जाता है। कैमरा उनके रियूनियन को दिखाता है और फिर वापस टेबल की तरफ आता है जहां पर टॉप अभी भी घूम रहा है, घूमते जा रहा है। लग रहा है कि गिरेगा, मगर पता नहीं। तो कॉब सपना देख रहा है या ये सच्चाई है? क्या ये टोटम गिरा या नहीं गिरा? हमें बतौर व्यूअर दिखाया नहीं गया कि ये स्पिनिंग टॉप गिरता है कि नहीं गिरता है। ऐसा इसलिए किया है क्रिस्टोफर नोलन ने ताकि आप अपने दिमाग का, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें, उसे उड़ने दें और खुद ही अंदाजे लगाएं कि क्या सच है और क्या सपना है। मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी इंसेप्शन के बारे में, जिसमें एक आर्टिकल में लिखा था कि ये सब कुछ जो है वो रियलिटी है, यानी कि कॉब को फाइनली क्लोजर मिल जाता है रियल दुनिया में। वो अपने बच्चों से आखिरकार मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी वो सपना देख रहा होता है तो उसके हाथ में वेडिंग रिंग होती है, मगर जब वो रियलिटी में होता है तो हाथ में वेडिंग रिंग नहीं होती है। अब डायरेक्टर जानबूझकर कुछ सीन्स में लियोनार्डो के हाथ में रिंग पहनवा रहा है और कुछ सीन्स में हटवा रहा है, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन बिना किसी बात के कोई भी फ्रेम नहीं बनाते। आई विश कि आपको मेरी ये नई कोशिश पसंद आए। मैं फिल्मों के बारे में भी इसी तरह से बताने, समझाने और डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर दीजिएगा और डिस्कशन बनाए रखिए। बाय। एक मिनट
सर मैम कहाँ जा रहे हैं, भूल गए क्या? इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वॉच रोज को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी जानकारी पहुंचे। एक्चुअली यहाँ नीचे एक बेल की बटन है, उस पर आपको प्रेस करना पड़ेगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगे। अब नमस्कार।